सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि तालिबान रजीम और अफगान सरजमीन पाकिस्तान और खत्ते के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा गया अरबों डॉलर का असलहा तालिबान रजीम का दिफाई ढांचा बन गया है। इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि अमरीकी असलहे का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द गिरोहों, खास तौर पर कलदम TTP के हाथों में देखा जा रहा है। अमरीकी हुकूमत के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन की ताज़ा रिपोर्ट में यह वाज़े किया गया है कि 7 अरब डॉलर से ज़ायद का जदीद जंगी साजो सामान M4, M16, नाइट विजन, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर्स और दीगर असलहा तालिबान की मिल्कियत बन चुके हैं। और ये वही असलहा है जिसे तालिबान माले गनीमत करार देते हैं, जिसके साए में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। अफगान तालिबान दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ये कह चुका है कि दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर सहूलतकारी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है और जदीद अमरीकी असलहा भी उन्हें दिया जा रहा है। यही असलहा ब्लैक मार्केट में भी फ़रोख्त और पाकिस्तान स्मगल हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले अब दोबारा से बढ़ रहे हैं और इन्हीं हथियारों से हमारे जवानों, पुलिस एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। खित्ते के बड़े ममालिक जैसा कि रूस, बस्ती एशिया रियासतें चीख चीख कर बारहा खबरदार कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बहुत तेज़ी से मुनज़्ज़म हो रही है और तालिबान रजीम उन्हें रोकने की बजाय उल्टा उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनकी सहूलतकारी की जा रही है। पाकिस्तान इस ज़मन में मुसलसल और दो टोक अंदाज में अफगान तालिबान रजीम से ये कहता चला रहा है कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दरअंदाजी, दहशतगर्द हमले और कलदम TTP की पुश्त पनाही को फ़ौरन रोका जाए। मगर हकीकत यह है कि तालिबान रजीम की हठधर्मी अपनी जगह जूं की तूं बरकरार है। पाकिस्तान के सब्र को कमज़ोरी समझने वालों के लिए गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा ही वाज़े पैगाम आया है और बड़े अहम मौके पर आया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साफ और खुले अल्फाज में यह कह दिया है कि अब तालिबान रजीम के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पाकिस्तान या ख्वारिज। एक का इंतखाब तालिबान को इनमें से करना होगा। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल को डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद साहब ने। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, अमरीका का छोड़ा गया 7 अरब डॉलर का असलहा तालिबान का दिफाई ढांचा बन चुका है। क्या समझते हैं, ये अमरीका की स्ट्रेटेजिक नाकामी है या फिर वो गफलत जो दानिस्ता की गई? जी बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए ये कॉम्बिनेशन है और आमतौर पर इस तरह के विड्रॉ होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर जब होते हैं विड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये एक पावर हब है या एक जत्था है जो आर्म्ड है, जाहिर है कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। बुनियादी तौर पर एक पावर ग्रुप है जिसके पास ज़्यादा असला है, फुट सोल्जर्स हैं चंद हज़ार, और ऑब्वियसली उसने मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। अब आप मैं हिस्टोरिकली देखते चलते हैं 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान की पहली हुकूमत थी तो उनको 3 मुल्कों ने रिकग्नाइज़ किया था। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने, सऊदी अरब और UAE ने रिकग्नाइज़ किया था। इस वक्त सिर्फ रूस ने किया है और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो स्टेट लाइक बिहेव नहीं कर रहा, जिसका मतलब ये है कि स्टेट की जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप इंटरनेशनल फोरम पर होते हैं या कम्युनिटी ऑफ नेशंस में रहना चाहते हैं तो आपको बाय लॉज रिस्पेक्ट करने होते हैं, इंटरनेशनल नेबरहुड का ख्याल करना होता है, आपके यूनाइटेड नेशंस के रूल्स और SOPs को करना होता है। आप एक्सपोर्ट नहीं करते टेररिज्म फॉर्मली एज ए पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं करते जी। इसको ज़हन में रखते हुए यहाँ क्योंकि अमेरिका ने इवैक्यूएट किया और बड़ी जल्दी में किया, और बहुत जल्दी मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इन्होंने तकरीबन 2 साल से दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन्हीं तालिबान के साथ, हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिका की हुकूमत या कंट्रोल था उस वक्त। और जब विड्रॉ किया गया तो इतना हरिडली किया गया कि बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड छोड़ दी गई, अनफिनिश छोड़ दी गई और इन अ वे हैंड ओवर कर दी गई इनफॉर्मली। अब एक बगराम बेस से कनेक्ट करते हैं। बगराम बेस इतना बड़ा बेस है जो अमेरिकन छोड़ कर गए और एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो मैं कर रहा हूँ कि 2 साल तक नेगोशिएशन होती रही, वहाँ ऑलमोस्ट ये 7 बिलियन का असला छोड़ कर गए। और अपनी तरफ से तो अमेरिकन उनके साथ ये डील करके गए कि हम आपको एनुअल कंपनसेशन देंगे। एनुअली किस बात की? आप ये एसेट हमारे प्रिजर्व या मेंटेन करेंगे। जैसे आप कोई बिल्डिंग छोड़कर चले जाते हैं कि हमारा इसका ख्याल रखना, ये उस तरह बगराम बेस छोड़कर चले गए। वहाँ पे ये 7.2 बिलियन के करीब सुना है असला है जो कंफर्म करते हैं, अमेरिकन खुद भी कहते हैं।
और ये भूल गए अमेरिकन शायद ये एस्पेक्ट कि ये खुद एक आर्म्ड ग्रुप है, इनको ना सिर्फ खुद वेपन्स की जरूरत है बल्कि इनका तो थ्राइव ही इकोनॉमी सारी एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स और एक्सपोर्ट ऑफ टेरर और एक्सपोर्ट ऑफ लॉलेसनेस पे चलता है। बिल्कुल, इसी वजह से उन्होंने ये बड़ी जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी गिनी। और आम मुल्कों की निस्बत एक अफगानिस्तान का एक और डिलेमा ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है उनका ना कोई टेक्नोलॉजी उनके पास है, ना कोई एग्रीकल्चर उनके पास है, ना इंडस्ट्री है, ना टेक्सटाइल है जिसको वो एक्सपोर्ट करें। वो किस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं? वो इसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं कि वो हम अपने इंटरनल मसलों को एक्सटर्नलाइज करके सर्वाइव करते हैं। यानी जितनी वो समझते हैं कि अनरेस्ट ज्यादा होगी अफगानिस्तान के अंदर, जितनी इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही शायद उनको बेनिफिट भी होगा, उतना ही वो सस्टेन करेंगे क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क उन पर फोकस करेंगे। तो ये बदकिस्मती से कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये होना था क्योंकि जितना अनप्लान्ड ये एग्जिट किया अमेरिकन ने उसकी ये कीमत हम नेबरहुड दे रहे हैं। तो खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से सर आप भी बात कर रहे हैं कि 2 साल से मुज़ाकरात चल रहे थे और अमेरिका, पेंटागन खास तौर पर अपना माइंड बना चुका था कि उन्होंने क्या करना है, यहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन उसके बावजूद इस दौरान ये प्लानिंग नहीं की गई। बाकी सारी प्लानिंग हुई लेकिन ये प्लानिंग नहीं की गई कि जो असलहा है उसको किस तरह से तल्फ करना है या साथ लेकर जाना है। तो इसे हम कह सकते हैं कि डेलिब्रेटली ये अमल किया गया है कि वहाँ पर हथियार छोड़े गए, फिर हमने देखा कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर छोड़े गए जिन्हें वो तालिबान आकर उड़ाने की नाकाम कोशिश भी फिर करते रहे। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इंटेंशनली तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिसमैनेज जरूर था, इल प्लान जरूर था। और मैं आज का नहीं कह रहा, मैं कई सालों से ये जब से गए हैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि ये इल प्लान और इल मैनेज था। वो कैसे? वो इसलिए कि जब एक अफगानिस्तान में हुकूमत ने उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया और जब अफगानिस्तान के ये तालिबान को रियलाइज हुआ कि अमेरिका जा रहा है तो उन्होंने मैसिव बिल्डअप किया था प्रेशर इनको एग्जिट करने के लिए। और फिर अब ने देख लिया था वो मंजर, हम सबको याद होगा, जहाजों से लटक लटक के लोग जाना चाह रहे थे। दैट इज वो, मैं उसको इल प्लान्ड कह रहा हूँ। यानी इतना हरिडली किया था कि एग्जिट, जाहिर है तालिबान तो थे ही मिलिट्री ग्रुप, अमेरिका को एक ऑर्गेनाइज तरीके से विड्रॉ करना चाहिए था कि इस तरह की चीजें बजाय ऐसे इनके पास छोड़ जाते। उनके इतने इतने मिलिट्री बेस है। खालिद साहब, बिल्कुल हमें वो याद है वो वक्त के एयरपोर्ट पर वहाँ पर क्या क़यामत का आलम था और फिर कुछ धमाके भी वहाँ पर हुए और ये बाद में बताया गया कि ये हमारी नाकामी नहीं, हमारी प्लानिंग पूरी थी, हम जल्दी में नहीं निकले, बल्कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी टेक ओवर कर लें। जी उज़ैर, जब आप तालिबान जैसे ग्रुप से मुज़ाकरात करते हैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तालिबान जैसे ग्रुप से करते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो एक्सटर्नलाइज करते हैं, जो वेपन्स पर चलते हैं, उनका सर्वाइवर ही इंस्टेबिलिटी में है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्ट इन की जानी चाहिए थी। और इसी पीस टाइम के अंदर उनको सारे मिलिट्री एसेट्स, ये हेलीकॉप्टर्स और जितने इस तरह के नाइट विजन गॉगल जो एक स्टेट के पास होते हैं उनको कतर में शिफ्ट कर लेते। उनका इतना बड़ा मिलिट्री एयरबेस है और बहुत सारे मिलिट्री बेसेस उनके पूरे रीजन के अंदर है, वहां शिफ्ट कर सकते थे। उससे कहीं बेहतर था कि पाकिस्तान से नेगोशिएशन करके पाकिस्तान को हैंडओवर करके अगर अमानतन भी रखवाना था तो रखवा जाते ताकि हम सिक्योर रहते। तो ये मैं इल प्लान जरूर कहूंगा, मैं बदनीयती नहीं कहूंगा कि शायद उन्होंने छोड़ा इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, इल प्लान्ड है। खालिद साहब, अमरीकी असलहा अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ब्लैक मार्केट से होता हुआ पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया तक और कई ममालिक तक ये फरोख्त हो रहा है। ये पूरे खत्ते के लिए टाइम बम साबित होने का कितना खदशा है? मजीद इसके कितने असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में पूरे खत्ते में नजर आ सकते हैं इन ममालिक के अंदर? देखिए, ये तो हो रहा है, ये तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से हम बहुत सॉफ्ट रहे हैं अफगानिस्तान महाजरीन की वजह से। और पुराने ज़माने में जब लेट 70s में जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था और 10 साल सोवियत यूनियन रहा था 89 तक, हमने महाजरीन को भी पनाह दी और मुजाहिदीन को भी ज़ाहिर स्पॉन्सर किया ताकि सोवियत यूनियन जो एक बड़ी सुपर पावर था वहाँ से निकाला जा सके। उनके जी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था उन्होंने। उस वक्त भी तालिबान तो उस वक्त नहीं थे, मुजाहिदीन थे, उनको अबंडन कर दिया था। अबंडन का मतलब यह है कि उनको वेपन दिए हुए अनअटेंडेड छोड़ दिया था, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं की गई थी। उस वक्त भी यही हुआ था बदकिस्मती से। फिर हमने 2016 में आकर प्रॉपर वीजा एनफोर्समेंट शुरू की है, तो आज से 9 साल पहले। इससे पहले इतना ज्यादा खुला बॉर्डर था। आज भी बॉर्डर बंद होने से पहले इसी बॉर्डर से तकरीबन 20 से 30 हजार गाड़ियां रोजाना आती जाती हैं अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाहर। अब आप देखिए, इतनी बड़ी गाड़ियां तो आप किसी भी पाकिस्तान के हाईवे पे खड़े होकर काउंट करें तो शायद इतनी होंगी। यानी हमारा इतनी लीनियंसी में साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब तालिबान आए तो उन्होंने गवर्नरशिप दिखानी थी, उन्होंने डिप्लोमेसी दिखानी थी, उन्होंने एडहेरेंस तो रूल दिखाने थे।
उन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखानी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी तरफ भी कामयाब नहीं हुए दिखाने में। और ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, जैसे मैंने कहा कि वो तो एक्सटर्नलाइज करते हैं अपने इश्यूज को अपने मकसद के लिए। फिर मई के बाद जब इंडिया फैक्टर आ गया, वो कूद पड़े। और बाय द वे बहुत सारे मुल्कों का मैं नाम भी नहीं ले सकूंगा यहाँ पे, उनकी भी बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पे। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन फैक्टर है जिसकी वजह से, हमारे कोई दोस्त, नेबरहुड, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपना अपना इंटरेस्ट या अपनी अपनी बायसिज्म रखते हैं उसकी तरफ। और ये अब दुनिया को रियलाइज होना शुरू हो गया है। आपने देखा कि एक ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे धमाके हुए, फिर दहशतगर्दी हुई थी, फिर रूस खुद आना चाहता है नेगोशिएशन कराने के लिए। वो इसलिए कि सबको अब नजर आ रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। अब उनकी भी बारी किसी वक्त भी आ सकती है, क्योंकि इनको तो एक्सपोर्ट करना है अपना है, जो टेररिज्म कह लें या आर्म जो स्ट्रगल कह लें या उसको दहशतगर्दी कह लें, जो भी नाम दे लें, ये थ्रू वेपन्स ही करेंगे। लेकिन हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, अमेरिका में अभी दहशतगर्दी हुई आपके सामने, उनके 2 सोल्जर्स को टारगेट किया गया, अमेरिका को भी रियलाइज हो गया होगा। तो आई विश के सारे लोग रियलाइज करें कि जो टेररिज्म होता है वो सबके लिए कॉमन होता है और उसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती है। बिल्कुल, टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं होती और पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता आया कि चले हम तो अपना दिफा कर लेंगे, मजबूत हैं हम और हम हमेशा से जंग लड़ते आए हैं, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं उन्हें सोचना पड़ेगा और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सर, पाकिस्तान के दुश्मन कलअदम TTP के पास अमरीकी असला पहुँच चुका है, बड़ा तशवीशनाक है। क्या आप समझते हैं कि अफगान रजीम, तालिबान रजीम जानबूझकर TTP को मजबूत कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, ताकि पाकिस्तान पर जो दबाव है ये बरकरार रहे और अफगान तालिबान और TTP एक ही सिक्के के 2 रुख हैं? जी, आखिरी जुमले से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक ही सिक्के के 2 रुख इसलिए हैं कि दोनों का ईमान ये है कि फोर्स स्ट्रगल होनी चाहिए, आर्म्ड वेपनाइजेशन करनी चाहिए। उनका बिलीव ये है कि बैग बोरो और स्टील कहीं से उनके हाथ में वेपन चढ़ने चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो इस वक्त हुकूमत में है, अगर वो करना भी चाहें इस वक्त कंट्रोल, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो TTP को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। अच्छा। क्योंकि जैसे मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, ये पावर हब्स हैं बुनियादी तौर पर, ये ताकत के सोर्सेज हैं, एक दूसरे को नहीं कहते, एक दूसरे से साइन तक नहीं किया था एग्रीमेंट अभी तक। आपने देखा था जब दोहा में भी मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में भी हुए, तो तालिबान जो थे, जो हुकूमत जिनकी है, वो सिग्नेचर करने को भी तैयार नहीं थे। सिग्नेचर इसलिए नहीं करना चाहते थे कि ये एक उनके जो एंटी राइवल्स हैं, जो उनके मुखालफीन हैं, उनको एक मैसेज जाएगा कि ये कोई कैंपेन पे एग्री कर गए हैं। फिर हमारे लिए एक मॉरल असेंडेंसी हो जानी थी पाकिस्तान के लिए कि क्योंकि आपने एग्री किया है तो या आप खुद करें या हमें करने दें, बात अगली तरफ चली जानी थी। तो उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि हम अगर सिग्नेचर कर भी देंगे किसी एग्रीमेंट पे तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे। ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, यानी हमें भी रहने दो, हमें भी ना छेड़ो, हम आपको कुछ नहीं कहते। और वही वहां पे चल रहा है बदकिस्मती से। और ये एक ग्रुप में नहीं है, 2 ग्रुपों में नहीं है। अफगान तालिबान को पता है कि ये जितने ग्रुप हैं, अगर उन्होंने एक ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो 2 या 3 या 4 बड़े बड़े ग्रुप हैं। हक्कानी ग्रुप के अलावा भी काबुल के अपने तालिबान के ग्रुप हैं, वहाँ पे बकेयार है, नॉर्दर्न अलायंस है, जो कंधारी ग्रुप है उसके अंदर 2 अपने फैक्शंस हैं। तो ये इतने ज्यादा मिलकर कोई ग्रुप किसी के साथ अलायंस करके इस हुकूमत को गिरा सकता है। तो इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, नॉट मैटर ऑफ एनकरेजमेंट। बिल्कुल, ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है। खालिद साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर, तो ये जिस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप हैं और सारे एक्टिव हैं और अपने अपने जो उनके नज़दीक दुश्मन ममालिक हैं वहाँ पर हमले भी करते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी, तो सर ये तो एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी और बड़ी ताकत को दावत दे रहे हैं कि जनाब अब वो अफगानिस्तान का रुख करें? देखिए, ये तो टेंशन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी मजबूरी है कि अपने इंटरनल मसले को एक्सटर्नलाइज करें। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। और एक्सटर्नलाइज क्यों करें? क्योंकि वो रेलेवेंट रहते हैं इस तरह। अदरवाइज आज जरा विजुलाइज कर लें कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, जो गवर्नेंस को एडहेयर करे, जो डिप्लोमेसी को रिस्पेक्ट करे, जो रूल्स ऑफ द गेम जिसको इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के उनको फॉलो करना शुरू कर दे, जो अपनी कैपेसिटी दिखा दे कि हम जनाब करने की पोजीशन में है, तो यहाँ तो अमन हो जाएगा। अमन हो जाएगा तो फिर अफगानिस्तान की हुकूमत सर्वाइव कैसे करेगी? सर्वाइव क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके अपने रिसोर्सेज हैं ही कोई नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सटर्नलाइज करते हैं इस इशू को, जिसके मसले नेबरहुड या हम लोग कीमत उसकी देते हैं। और आज का नहीं है, बाय द वे, उनकी अपनी इंस्टेबिलिटी हिस्टोरिकल है यहाँ पे। आप खुद देखें, 1788 से 82 से लेकर जब ये ड्यूरेंट लाइन डिसाइड की गई थी, ब्रिटिश के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, इनको बड़ी मार पड़ी थी। उस वक्त भी इनके अमीर अब्दुर्रहमान होते थे, उन्होंने पीस एग्रीमेंट किया था। उसके बाद से उन्होंने कंपनसेशन लेनी शुरू कर दी थी ब्रिटिश से कि अगर आप मुझे इतने पैसे दे दें तो जनाब ये ड्यूरेंट लाइन तक आपका हुआ, क्योंकि मैं जो KPK और वाखान की जो बेल्ट है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा।
तो ये आप ले लें, लेकिन मुझे कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन दे जी। दे डे टू डे रनिंग चलाने के लिए। उसके बाद चलें, बहुत दूर नहीं मैं लेके जाता आपको हिस्ट्री में, 1973 से लेकर 79 तक 6 हुकूमतें और 6 सरबराहान अफगानिस्तान में बदले, 73 टू 79, जब जी। सोवियत यूनियन नहीं आया था। और सोवियत यूनियन के आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, सरदार दाऊद को कत्ल किया गया, तरकई को हटाया गया, हफीजुल अमीन को हटाया गया, नजीब को हटाया गया। ये 5-6 मैं नाम आपको ले सकता हूँ 6 सालों की हुकूमतों में। तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो एक ग्रुप जो मजबूत होता है वो दूसरे को गिरा देता है, दूसरा तीसरे को गिरा देता है। तो उनका तो जी। सर्वाइवल ही, जैसे मैंने कहा, वो इंस्टेबिलिटी में। बिल्कुल सर्वाइवल ही इंस्टेबिलिटी है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती।